विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आइए माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैविकी के अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। विगत कक्षा में हमने ये जानकारी ली थी कि किस प्रकार ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, किस प्रकार बीमारियां हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है और कैसे जनित होती है, कैसे उनकी खोज की जाती है, कैसे उनका इलाज किया जाता है। कुछ इस पर एक जनरल आइडिया की बात करी थी। आज हम उस क्रम में पहली सीढ़ी पे पैर रख रहे हैं कि डिजीज़ कॉजिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मैंने विगत कक्षा में आपको बताया था कि ग्राम साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये प्रक्रिया बताई कि जिसके द्वारा स्टेनिंग टेक्निक बताई, उसे ग्राम्स स्टेनिंग कहते हैं। ग्राम की अभिरंजन करने की प्रक्रिया, उससे पता चलता है कि साहब कुछ तो ग्राम पॉजिटिव है, कुछ ग्राम नेगेटिव है, कुछ एसिड फास्ट हैं। उनकी बात करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है रोग उत्पन्न करने वाले ग्रामग्राही जीवाणुओं की। ये जीवाणु माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं। छोटे हैं इसलिए तो सूक्ष्मजीवी कहा है। तो इनमें से कौन से हैं और क्या क्या बीमारियां पैदा कर सकते हैं, उनकी बात करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको हमने जैसे विगत स्लाइड्स के ऊपर फ़ोटो देखी थी और कुछ स्लाइड्स देखी थी, तो एक प्रकार होता है कोकाई। कोकाई एक गोल गेंद के समान या गुब्बारे के समान या और स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ इसी प्रकार के स्ट्रक्चर। जब ये स्टेन किए जाते हैं तो ये स्टेन करने के पश्चात ये इनके ऊपर, चूँकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो इन पे बैंगनी रंग रह जाता है। ये गोल गेंदनुमा अंगूर के गुच्छे नुमा नज़र आते हैं, इसलिए इन्हें स्टेफिलोकोकाई नाम दिया। और ये ग्रेप्स के क्लस्टर्स की नज़र आते हैं। ये सारे वातावरण में सब तरफ फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मैंने आपको बताया था कि बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद उसको यही सबसे पहले उसके बैक्टीरिया उसके शरीर पे पहुंचते हैं। ये मानव के मनुष्य में भी है, जानवरों में भी है, और ये फोड़े फुंसियों में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो फोड़े फुंसियों पे होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रेजिस्टेंस बहुत पाया जाता है। पेनिसिलिन जो कि एक यूनिवर्सल एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया के लिए, जीवाणुओं के लिए, उससे ये रेजिस्टेंट होते हैं, इन पर असर कम पड़ता है। और इनकी खोज करने के लिए खोज का श्रेय वॉन रकिनघासन को जाता है। इन्होंने 1871 में एक फोड़े में से इसको मवाद को निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देख करके और इनको नाम दिया था। नाम तो अलेक्जेंडर ऑगस्टन ने दिया था। अलेक्जेंडर ऑगस्टन ने नाम दिया था क्योंकि वो अंगूर के जैसे नज़र आए, तो इसलिए उसको नाम दिया स्टेफिलोकोकस। ये स्टेफिलोकोकस ग्रुप में या इसमें जो जितने भी स्टेफेलाई कोकाई जो कहलाए जाते हैं, ये मवाद युक्त फोड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। तो एक तो कुछ तो गोल्डन येलो कलर के होते हैं और कॉलोनी के रूप में मिलते हैं, और जो त्वचा पे पाए जाते हैं वो सफ़ेद होते हैं। उन्हें स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और जो त्वचा पे पाए जाते हैं उनको स्टेफिलोकोकस एल्बस कहा जाता है। और आपको अगर पुरानी स्लाइड याद हो, जो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि इससे भी दो तरह के होते हैं। ये एक कोएगुलेस एंजाइम के आधार पे, एक जो कोएगुलेस से पॉजिटिव रहते हैं और एक जो कोएगुलेस नेगेटिव होते हैं। कुछ तो ऑरियंस जो है वो कोएगुलेस पॉजिटिव है और कोएगुलेस नेगेटिव है जो एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। देखने में गोल हैं, लगभग 1 म्यू इनका आकार है, अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देते हैं। ये मैंने आपसे पहले ही बता दिया। 3-4 कोशिकाओं 5 कोशिकाओं जैसे चित्र में नज़र आ रहा है। ये बहुत मैग्नीफाइड फोटोग्राफ है। मैं अभी एक जनरल फोटोग्राफ भी इसके बाद स्लाइड पे ऐड कर दूंगा, जो कि मैंने ये इंटरनेट से ही निकाले हुए फोटोग्राफ है, जो स्लाइड्स पे दिखते हैं साधारण माइक्रोस्कोप पे। अगतिशील है ज़्यादातर, ये असंपुटीय और एक ग्राम पॉजिटिव है। संपुट नहीं बनाते, यानी कवर नहीं बनता, संपुट नहीं बनता इनके ऊपर, और ये इसी तरीके से दिखते हैं। ये स्टेफिलोकोकाई ज़्यादातर मवाद पैदा करने वाले और
घाव में पस पैदा करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ये लगभग 1 म्यू इनकी व्यास है, 1 म्यू लगभग ये चौड़े होते हैं, 3-4 कोशिकाएं साथ में रहती हैं, और ये कैटालिस एंजाइम के साथ पॉजिटिव अथवा नेगेटिव रिएक्शन शो करते हैं। इसकी रेजिस्टेंस भी इनकी पेनिसिलिन के लिए है, और ये 3-4 महीने तक शरीर में जनन शम में बने रहते हैं। सूख जाने के बावजूद भी अगर ये सूखा लिया जाए इनके पस को, या मतलब जैसे पस कह रहे हैं, बैक्टीरिया सूख जाए, डिहाइड्रेट कर लिया जाए, तो भी ये काफ़ी लगभग 3 से 6 महीने तक ये डिवाइड कर सकते हैं वापस से। और ये तापमान इनके लिए हेल्दी तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगभग 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं। 60 से ऊपर कर लीजिए या 30 मिनट तक उबाल लीजिए किसी चीज़ को, 60 से ऊपर 62-63 मिनट, तो ये मर जाते हैं। ये सोडियम क्लोराइड के घोल के लिए भी प्रतिरोधी होते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये इनसे होने वाली डिजीज़ेस की बात करें तो हम इनको कल्चर कर ही लेते, लैक्टिक एसिड और प्रोड्यूस करते हैं। बाकी ये मैंने अब इस तरह पहले कहा कि ऑलमोस्ट इनके जो पैथोजेनिक हुआ है वो फोड़े होना, बाल तोड़ होना, एब्सेसिस होना, बॉइल्स होना, कार्बंकल्स होना। जैसे कार्बंकल वो अवस्था होती है जिसके अंदर फोड़े हो जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, और वो ठीक नहीं होते, उसका मुंह बनता रहता है, बार बार वो फूटता रहता है, मुंह बनता है, बड़े बड़े घाव से बन जाते हैं। और घाव तो क्या, वो फुंसी सी हो जाती है, और वो उस पर मुँह बना रहता है और उसमें से बार बार पस निकलता रहता है। विटलॉव्स होना, विटलॉव्स ये नाखून के पास पीला पीला हो जाता है, नाखून जो अंगूठे और उंगली के नाखून जो साइड में, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो पक जाती है। बहुत बार गांव में और आपने देखा होगा कि उंगलियां पक जाती, लोग उस पर बैंडेज लगा लगा के रखते हैं, इन्फेक्शन होता है, मिट्टी में काम करने पे हो जाता है। स्टाई होना, आँख के अंदर गोहरी आ जाना, आँख की जो आईलिड्स हैं उसकी किनोर के ऊपर एक फुंसी सी हो जाती है और उसमें से पस निकलता है, घाव बन जाता है। ये जगह जगह पे पेरिनियम रीजन पे, एनल रीजन में हो जाता है, पाँव में हो जाती हैं। और ये ज़्यादातर अंदर, अगर शरीर के अंदर अगर कहीं हो तो ये वहाँ पर बहुत नुकसान भी कर सकती है, निमोनिया भी पैदा कर सकती है, कई तरीके। और ये बेसिकली इसके द्वारा निकाले गए कई तरह के पदार्थ होते हैं, जो उत्पाद होते हैं जो कि नुकसान करते हैं। कोएगुलेज एक है, एक हीमोलाइसिन है, एक एंट्रोटॉक्सिन है, एक हाइलुरोनिडेज है, और एक्सफोलिएटिन है। ये सब बार बार अपने पायरोजेनिक के बुखार भी आ जाता है इनके कारण, ये सारी चीज़ें होती है। बाकी इसमें इसकी एपिडेमियोलॉजी ये कहती है कि साहब ये छूत से फैलता है, यानी संक्रमण हो सकता है। ये 10 दिन तक का समय लगता है इसके इंक्यूबेशन पीरियड में, लगभग 10 दिन के अंदर ये प्रॉपर दूसरे में फैल सकता है, या दूसरे में व्यक्ति में एंटर होने का 10 दिन बाद तक अपने लक्षण दिखा सकता है। पैथोजेनिसिटी की बात मैं इसमें यहाँ पर करना उचित नहीं समझता, पर फिर भी इसमें मैंने उस दिन आपसे कहा था, लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा की नष्ट, ये जो रक्त कणिकाओं को नष्ट करने की जो क्षमताएं हैं, उसके आधार पे इसको जब घोड़े की खून के ऊपर कल्चर किया जाता है ना, घोड़े का खून मिला करके कल्चर मीडिया बना करके और इसको रखा जाता है, तो ये पाया गया कि सबसे ज़्यादा विनाश करने वाले और सबसे कम विनाश करने वाले, इसमें कई तरह की, दोनों तरह की क्वालिटीज़ हैं, और ये रक्त कणिकाओं को नष्ट कर सकता है। और अलग अलग भेड़ की, मतलब एनिमल, हर मैमलियन एनिमल के ऊपर और ह्यूमन बीइंग के ऊपर इसका काफ़ी असर है। ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता मैं समझता हूँ आपको है नहीं, पर फिर भी ये इतनी काफ़ी होगी। दूसरी मैंने इसमें स्लाइड और फोटोग्राफ आपके लिए रखा है। पैथोलॉजी बता दूं इसका, है ना, मैंने कार्बंकल्स बता ही दिया आपको। साइनसाइटिस, हाँ, किसी किसी को बहुत ज़्यादा डीप टिश्यू में ये चले जाता है, अगर नाक के अंदर, नाक के ऊपर जो खाली जगह होती है बोन्स के अंदर, उन्हें साइनसिस कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाए और वहाँ साइनसाइटिस पैदा कर देता है, निमोनिया पैदा कर देता है। मैंने और भी आपको बताया था, ये सेप्टिसीमिया कर सकता है, जो ज़्यादा डेंजरस है। सेप्टिसीमिया का मतलब है कि शरीर के अंदर ही अंदर सेप्टिक हो जाना, कहीं घाव के अंदर होना। और इसके ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन दी जाती है। उपचार पेनिसिलिन से तो किया था, पर पेनिसिलिन तब मैंने आपसे बताया कि टेट्रासाइक्लिन
बाल तोड़ हो जाते, कईयों को बहुत ज़्यादा बाल तोड़ होते हैं। तो ये इसके अंतर्गत स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफेलोकोकाई इसमें आता है। अब हम स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करेंगे। ये स्ट्रेप्टोकोकाई का एक वो है, उसमें आपने स्टेफेलोकोकाई को वापस से देखें आप तो अंगूर के गुच्छे की तरह थे। स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर ये एक लड़ की तरह है। मैंने आपसे कहा था स्ट्रेप्टो का मतलब बल खाया हुआ, घूमा हुआ, तो ये उस प्रकार की श्रृंखला सी नज़र आती है। और ये प्रमुख रोगजनक जीवाणु हैं। ये मवाद युक्त संक्रमण उत्पन्न पैदा करता है, जहाँ होता है वहाँ पे भी इसमें पस हो जाता है, शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी, स्किन के ऊपर भी, अंदर भी, जहाँ ये होता है तो ये इस तरह से करता है, लिएशंस पैदा करता है, गड्ढे। तो रोशनबैग ने जब इसको, रोशनबैग ने 1884 में अपने मानव के उसमें से घाव में से, लेशन में से जो घाव हो जाते हैं शरीर के ऊपर कहीं, उसमें से निकाल करके इसको देखा था और उन्होंने इसको नाम दिया था स्ट्रेप्टोकोकाई पायरोजेंस। ये स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस है और इसकी ये प्रायोजेनिक है, मीन्स इस पे से बुखार होने की संभावना है और ये इसके ओब्लिगेट एनारोब्स है और इस तरीके से इसको, और इसमें भी वही अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं। ये रक्तलयनकारी क्रियाओं के फलस्वरूप नीवे के चारों ओर हरा वर्ण उत्पन्न करते हैं। मैंने आपसे उस दिन कहा था विरिडेंस ग्रीन कलर लगता है, ये अल्फ़ा हीमोलिटिक है, ये ग्रीनिश कलर प्रदान करता है। तो जहाँ घाव हो और उस पर आजू बाजू ऐसा लगे या फोड़ा हो और आसपास ग्रीनिश कलर हो तो उसका इन्फेक्शन, इसका इन्फेक्शन है, ये प्रतीत होता है। और ये लगभग 2 मिलीमीटर चौड़ा निशान बनाते हैं उसमें विघटनकारी। जहाँ अगर आप उसको कल्चर करें पेट्री प्लेट में तो 2 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर चौड़े गोल गोल उसमें लाल रक्त कोशिकाओं को हीमोलाइज्ड कर देंगे। दूसरा बीटा हीमोलिटिक। बीटा हीमोलिटिक वे स्ट्रेप्टोकोकाई जो लयनकारी क्रिया के फलस्वरूप स्पष्ट स्वच्छ वर्णहीन 2 से 4 मिलीमीटर चौड़ा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यानी इससे दुगना चौड़ा मिलीमीटर क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। किसमें? उसी कल्चर पे, जो कल्चर मीडियम पे इनको रियर किया था। कल्चर मीडियम वो मीडियम होता है जिसके ऊपर पेट्री प्लेट में डाल करके इन बैक्टीरिया को लैब के अंदर तैयार किया था और फिर चेक किया था कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। पस में से निकाल लिए जाते हैं और उसकी एक सलाख की मदद से, वायर की मदद से उसको उस पेट्री प्लेट पे फैला लिया जाता है और उस भोजन उनका तैयार लगा के, उस मीडिया जिसे भोजन खाए उसके ऊपर उसको चेक किया था। इसी में तीसरा है गामा। गामा और नॉन हीमोलिटिक, ये जीवाश्म माध्यम से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाते, यानी कि जो उसके ऊपर जो आपने मीडियम बनाया, मैंने बताया था घोड़े के रक्त से बनाया हुआ मीडियम है, उस पर कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पाते हैं। ये एंट्रोकोकस ग्रुप बनाते हैं और ये फीकल ग्रुप में सम्मिलित होते हैं, फीकल मैटर्स और फीकल में, यानी रेक्टम में और उसके आसपास के क्षेत्रों से। तो कभी कभी वहाँ पे जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है साहब। अब तो स्ट्रेप्टोकोकाई की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, दिखने में कैसे हैं उसकी बात करते हैं। ये एकल सदस्य के रूप में रहते हैं, ऐसे लंबे लंबे ग्रुप बना करके, एक लंबा सा एकल व्यास 0.5 से 1 म्यू तक हो सकता है, श्रृंखला सी के रूप में विन्यासित होते हैं। लंबाई निर्भर करती है कि ये कहाँ से है और कितने इन्फेक्शन कितना है और कितना भोजन उपलब्ध है। और ये सब लंबे लंबे एक ही प्लेन में सारे के सारे है ना। इनमें ये अगतिशील बीजाणु अनुत्पादी होते हैं, बीजाणु भी नहीं बनाते, ये स्पोर्स नहीं बनाते, अगतिशील है, एक ही जगह पे रहते हैं। ये मसल्स के अंदर भी हो जाते हैं, हम अभी मैंने कहा शरीर में भी हो सकते हैं। और ये इनमें जो इम्पोर्टेंस है वो हाइलोरिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। और आप इसमें बॉडी के अंदर कभी किसी के इन्फेक्शन देखें अगर आप, तो ये इस पर ग्रीनिश इन्फेक्शन कई बार इसमें देखने को मिलता है। और ये कैटालिज नेगेटिव होते हैं, अर्थात ये कैटालिज नेगेटिव है, इनके अंदर कैटालिज, और ये बाइल में घुलते भी नहीं, यानी अगर हमारे पेट में भोजन में चले जाए तो बाइल इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रेजिस्टेंस है इनके अंदर, ये जीवाणु 54 डिग्री तापमान पर 30 मिनट रखने पर आसानी से नष्ट किया जा सकता है। यानी वो तो था 60 तक, 30 मिनट तक उबालो, इसको 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप कर सकते हो। साधारण एंटीसेप्टिक से इसकी सफाई करी जा सके और ज़्यादातर सल्फा ड्रग्स यूज़ की जाती है इनके उसमें। और इनकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत है, जैसे मैंने बताया आपको ये 4 प्रकार के पायरोजेनिक, वेरिडेंस, एंट्रोकोकाई और लैक्टिक। तो ये एक और जो वेरुलेंस फैक्टर है इसके अंदर, इसके कारण इनको पायरोजेनिक कहा जाता है कि इससे इनसे बुखार आना, रक्त का टूटना। तो स्ट्रेप्टोलाइसिन, ओ स्ट्रेप्टोलाइसिन, एस स्ट्रेप्टोलाइसिन, 2 तरह के और ये
होते हैं। इनकी पैथोजेनेसिटी भी वही घाव के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंच जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन पैदा करते हैं। रेस्पिरेटरी अगर गले में उतर गए तो रेस्पिरेटरी ट्रबल पैदा करते हैं, गला ख़राब होना, सोर थ्रोट होना, टॉन्सिलाइटिस होना, बार बार फेरेंजाइटिस होना, स्कारलेट फीवर होना। स्कारलेट फीवर एक फीवर का नाम है, बुखार का नाम है। उसमें इन्फेक्शन हो जाना, कभी कभी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर भी ये देखे जा सकते हैं।